their own educational institutions. Now what we see over the years is the corrosion of these rights. They are becoming diluted. That is because of the brute majority that we are having at the center. Because of the brute majority, the minorities feel threatened, because we see there are so many. We have seen Article 370, we have seen the CA protests, we have also seen what is happening with the triple talaq, etc. I feel that there is a dilution of these rights. The Constitution gives us all these rights to protect ourselves, but the Constitution itself, I feel, is in danger. The Constitution itself is in dilution of the Constitution. We have seen the central ministers themselves are saying publicly, we have come to change the Constitution. So therefore, that is a threat. That's a threat felt by everyone, especially the minorities. So at this juncture, what the people of India are supposed to do when the Constitution itself is in danger? We must celebrate our diversity. Our strength is our diversity. Our strength is the Constitution. I think everyone should learn the preamble by heart. All the students, every day we should learn by heart the preamble that we have. Everyone should read. Everyone should get to know the deeper insights into the preamble which Dr. Ambedkar has given to all the people of India. Thank you, sir. Thank you so much. Thank you so much, sir. Thank you so much. तो बताइए सर, अभी जो है आप माइनॉरिटी कमीशन के मेंबर रह चुके हैं। हाँ जी। और अब जो है हुकूमत चेंज हो गई है तो कमीशन भी एक्टिव नहीं है, अभी वोट्स भी नहीं हुए हैं, तो कैसे देखते हैं सर, माइनॉरिटीज़ के राइट्स क्या प्रोटेक्टेड हैं? माइनॉरिटीज़ के राइट्स तो बहुत है, और हम लोग जो माइनॉरिटीज़ लोग हैं, जो क्रिश्चियन से, मुस्लिम से, जैन से, बुद्धिस्ट हैं, हम लोग इसका बराबर फ़ायदा नहीं उठा रहे, और ये कभी हम लोगों में है। सरकार तो पूरी तरह से मदद करने के लिए तैयार होती है, चाहे कौन सी भी सरकार हो, सरकार तो मदद करने के लिए तैयार है, लेकिन हम लोग आगे नहीं जा रहे। हमारे लोगों में थोड़ी कमी नज़र आ रही है। नहीं सर, गवर्नमेंट स्कीम्स की बात नहीं हो रही है, माइनॉरिटी राइट्स की बात हो रही है, जिनका वायलेशन देखा जा रहा है। नहीं, बराबर सर, आप जो माइनॉरिटी राइट्स की बात कर रहे हैं, उसी राइट्स के बारे में बोलना चाहूँगा। हम लोगों में यूनिटी कम नज़र आ रही है, यूनिटी नहीं है, हम लोग बिछड़ गए हैं। हर कौम के लोग अलग अलग तरीके से जा रहे हैं। हम लोगों को सब साथ में रहना चाहिए, मिलजुल कर सब काम करना चाहिए, तो हमारे पावर जो होंगे, हमारे राइट्स जो है, हमें सब मिल सकते हैं सरकार की ओर से, और हमें भी मिलजुल के रहना चाहिए समाज के साथ। हम सब लोग हिंदुस्तान के हैं, और सब लग रहा है सर फार्मर्स यूनाइटेड नहीं है। जी सर, फार्मर्स यूनाइटेड नहीं लग रहा है आपको? फार्मर्स यूनाइटेड राइट्स नहीं दिए जा रहे? नहीं, फार्मर्स यूनाइटेड है भी और नहीं भी, दोनों प्रॉब्लम है इधर। कुछ फार्मर्स को बेनिफिट मिल रही है, कुछ को नहीं मिल रही है, और जिसको बेनिफिट नहीं मिल रही है वो परेशानी हो रही है उनको। बहुत परेशान है वो लोग, खाने पीने की तकलीफ हो रही है, उनका सामान जो उगा रहे हैं ज़मीनों में वो बराबर बिक नहीं रहा है, मिडिल मैन उसको अंदर पूरा फ़ायदा उठा रहे हैं, और सही आदमी को सही फ़ायदा नहीं मिल रहा है, बीच के आदमी इसके अंदर बहुत फ़ायदा उठा रहे हैं। जब से बीजेपी गवर्नमेंट आई है कर्नाटका में, यहाँ पर जो है गौकशी का बिल ला रहा है जी, जिससे तकरीबन 1.5 करोड़ लोग जो है जॉबलेस हो जाएंगे, ऐसा कहा जा रहा है, और लव जिहाद का कानून लाने जा रहे हैं। इन लॉज के बारे में कहा जा रहा है कि एंटी माइनॉरिटीज़ है, इनके बारे में आप क्या कहेंगे? ये जो पास हुआ है बिल, वन साइडेड बिल है, और ये बिल जब पास हुआ था, मेजॉरिटी जिसकी थी उन्होंने पूरा फ़ायदा उठाया इसके अंदर। उसके अंदर हम लोगों की भी कमी है, हम लोगों की कमी है, और उस कमी के कारण ये बिल पास हुआ है। और हमें अभी आप देखिए काउंसिल के अंदर जब चेयरमैन मौजूद था तो डिप्टी चेयरमैन को बिठाकर उस बिल को पास करने की बहुत कोशिश की गई, लेकिन हमारे नसीर अहमद साहब
उस चेयरमैन को अंदर बुला के ले जाने की कोशिश की, लेकिन उनको लॉक करके रखा गया था, क्योंकि अगर वो आ जाते तो बिल पास होने की उम्मीद नहीं थी। और अभी भी जब गड़बड़ हुई तो बिल पास नहीं हुआ, और हायर जो अपर हाउस में जब बिल पास नहीं होता तो वो काम पेंडिंग ही है। पहले भी बहुत बार कोशिश कर चुके थे ये बिल को पास करने के लिए, लेकिन राज्यपाल के पास जब गया ये बिल तो राज्यपाल ने सेंटर में भेजा था, सेंटर में इनकी गवर्नमेंट नहीं थी तो बिल पास नहीं हुआ। बिल कैसा है सर, ये बिल कैसा है और लव जिहाद बिल कैसा है? जी गौ बिल कैसा है? जी सर, गौ स्लॉटर जो बिल है वो हाँ। बिल कैसा है, कैसे देखते हैं आप उसे? नहीं, बिल के बारे में तो क्या है, आप अच्छी तरह जानते हैं कि ये बिल जो पास किया गया है एक मेजॉरिटी, सिंगल मेजॉरिटी, यानी कि अपोजिशन के लोग, वो ठीक है सर, लेकिन बिल में है क्या? रातों रात इन लोगों ने प्लान बनाया था इसका बिल पास करने के लिए। इनके एमएलएस को बाहर गांव गए थे, उनको सबको बुलाया गया, बुला के बिल पास किया गया, अंधेरे में रख के पास किया गया। ये बिल अच्छा है सर? ये नहीं सर, ये गलत काम हुआ है सर, ये कौम को गलत काम का, कौम के लिए। मैं जैन हूँ, लेकिन फिर भी जो काम गलत हुआ है गलत ही रहेगा सर। शुक्रिया सर, बहुत बहुत शुक्रिया, थैंक यू सो मच। थैंक यू। क्या उनको हक मिल रहे हैं? लोग ये कह रहे हैं कि पिछले 6 साल से लोगों को उनके हक नहीं मिल रहे हैं। ये बहुत ही आम बात है देखने के लिए देश में आज कि काफ़ी हद तक जो है राइट्स प्रॉपर तौर पे दिए नहीं जा रहे हैं। अगर दिए जा रहे की बात नहीं है, एक तो दो चीज़ें हैं, अगर हमारी अवेयरनेस बढ़ेगी और एकता बढ़ेगी तो हाँ ज़रूर ले पाएंगे इस बात को। अगर हम फ्रैगमेंटेड तौर पे जैसे थोड़े थोड़े जाके करेंगे इस बात को तो ये बहुत मुश्किल रहेगा कि हम अपने राइट्स लें। दूसरी बात ये है, जो सेक्युलरिज्म को है उसको प्रॉपर तौर पे जो है, जो कॉन्स्टिट्यूशन में दिया गया है उसको प्रैक्टिकल तौर पर प्रशासन से हम एक्सपेक्ट करते हैं कि ये एक्सपेक्टेशन को बरकरार रखे। अगर 70 साल से बहुत लोग अमन शांति से रह रहे हैं तो आगे क्यों नहीं वो अपने हकूक़ के साथ रह सकते हैं। ये ज़रूरी है, बाकायदा वो एजुकेशन की बारे में हो, राइट्स के बारे में हो, फ्रीडम ऑफ लिविंग एज़ पर योर चॉइस ऑफ व्हाट रिलीजन यू नीड टू स्टे इन, अबाउट जॉब्स के बारे में हो। तो ये ज़रूर बात है कि इसमें घटते सरगर्मता देखने को मिल रहा है देश में। आपका नाम सर? हरमन सिंह। शुक्रिया सर। ये क्या होना चाहिए सर? ये आप मैंने वो ही अपने बात में भी कायम की थी कि अगर ये मुश्किल प्रशासन से दिख रही है तो हमें माइक्रो तौर पर अपने आप से काम करना पड़ेगा। जब भी हम बातें करते हैं कॉन्स्टिट्यूशन में, जैसे सेल्फ हेल्प ग्रुप्स अगर आपने पढ़ा होगा, तो हमें खुद 5-5, 10-10 लोगों को खुद काम करना चाहिए कि हम बेहतरी कर पाए खुद के लोगों के लिए। तो ये ज़रूरी है। देश की बेहतरी तब होगी जब 10-10, 15-15 लोग भी काम करेंगे माइक्रो लेवल पे, तब जाके शायद सुधार बढ़ सकता है। हमनों के ज़रिए से, एजुकेशन पॉलिसी के ज़रिए से, बल्कि आज जो है पूरे जगह गैर बराबरी ही है। और चौथी बात अगर करें कि इन मसावत और बराबरी की, इक्वालिटी की, कि इक्वालिटी भी यहाँ पे बिल्कुल ख़त्म है। हमारी दरख्वास्त है कि हमारा 25 दिसंबर से 29 दिसंबर तक एक राष्ट्रीय सेमिनार, मुल्की सेमिनार मुनक़िद हो रहा है जो ऑनलाइन होगा, फेसबुक और यूट्यूब में उसको डायरेक्ट लाइव किया जाएगा। उसमें जो हम 9 मुद्दों पे लोगों को आगाह करेंगे। पहला मुद्दा होगा लॉकडाउन की वजह से कितनी परेशानियां हुई है और हुकूमत इतनी लापरवाह क्यों है, और सुप्रीम कोर्ट भी कुछ भी नहीं कर पाई। सो लॉकडाउन में भूख से मरने वाले, रास्ते में मरने वाले बेशुमार लोग हैं और 35 करोड़ लोग बेरोज़गार हो गए हैं। किसानों के ख़िलाफ़, मज़दूरों के ख़िलाफ़, एनजीओ के ख़िलाफ़, सबके ख़िलाफ़ कानून पास किए गए और दिल्ली में फसाद करवाए खबीस किस्म के लोग। लेकिन जो लोग कत्ल हो गए, शहीद हो गए, उन्हीं को जो मुजरिम भी ठहरा दिया गया। अब दूसरा मसला हमारा जो हिंदू राष्ट्र NRC, CA, NPR के ज़मीन में हम ये बात बताना चाहेंगे कि ये सिर्फ मुसलमानों के ख़िलाफ़ नहीं है, यहाँ रहने वाले तमाम देशियों के ख़िलाफ़ है। अगर समझना चाहे तो आसाम की मिसाल देख सकते हैं, जहाँ पे 19,48,000 लोगों के पास डॉक्यूमेंट नहीं है, उसमें सिर्फ 5 लाख है, बाकी 3 गुना ज़्यादा जो है वो गैर मुस्लिम है। तो NRC अगर इंडिया में होगा तो सबसे ज़्यादा नुकसान गैर मुस्लिमों को होगा और गैर मुस्लिमों में बेदारी की ज़रूरत है।
लॉकडाउन को हुकूमत लॉकडाउन में मास्क पहनना और लॉकडाउन में सोशल डिस्टेंस को हुकूमत इलाज समझती है। कि हुकूमत की सबसे बड़ी बेवकूफ़ी है, ये इलाज नहीं है। हुकूमत को आगे कुछ करने की ज़रूरत है और सेहत का निज़ाम बिगड़ चुका है, उसकी उसे कोई परवाह नहीं है। एजुकेशन पॉलिसी से ब्राह्मणिज्म कल्चर लाने के लिए, वर्ण सिस्टम पैदा करने के लिए ये पर तोल रहे हैं और 6000 के करीब करोड़ बजट भी पास कर चुके हैं। इससे देशवासियों का कोई भला नहीं होगा बल्कि ब्राह्मणों का भला होगा, जो आज अदालत में, मीडिया में और जुडिशरी में और पार्लियामेंट में काबिज हैं। और ईवीएम इतना ख़तरनाक मसला है कि नोटबंदी कर दिए, इनको कोई डर नहीं हुआ। लॉकडाउन कर दिए, कोई डर नहीं हुआ। 35 करोड़ लोग बेरोजगार हो गए, इनको कोई खौफ नहीं आवाम से। और हर 20 मिनट में इसमत रजिया हो रही है, हुकूमत कोई जवाबदेही है। 5 लाख बच्चे खराब खाने या भूख से मर जाते हैं, उसकी कोई परवाह नहीं है। अवामी जायदादें जो हमारे टैक्स से बने हुए हैं, रेल है, एयरपोर्ट है, कोयला है, ये तमाम 1,80,000 के करीब सरकारी डिपार्टमेंट है, सब एक एक करके गवर्नमेंट बेच रही है। गवर्नमेंट में ब्राह्मण है वो बेचती है और बनिया जो है वो खरीद रहा है। अंबानी, अडानी, मित्तल ऐसे लोग जो है हमारी सरकारी जायदादों को खरीद रहे हैं। अब इन तमाम का हल ये है कि हम जन आंदोलन को कायम करें। जन आंदोलन को कायम करने के लिए हमारी ये तहरीक बामसेफ है, जिसके तहत राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा से मैं बेंगलुरु में जिम्मेदार हूँ। हम चाहते हैं कि लोगों में बेदारी लाएं और लोगों को पहचान कराया जाए कि आज 3.5% के लोग तमाम चीज़ों पे कब्जा करके हम भारतीयों को आपस में हज़ारों मसाइल में उलझा रखे हैं। हम उलझने की बजाय हम सुलझ कर, समझ कर दुश्मन को समझे और दुश्मन का मुकाबला करें। मैं बस इसी बात पर अपनी ख़त्म करता हूँ और 25 दिसंबर से 29 दिसंबर के जलसे में शिरकत की आप तमाम हज़रात से गुजारिश है। आपकी तारीफ। मेरा नाम मौलाना उज़ैर अहमद कासमी है, मैं राष्ट्रीय मुस्लिम मोर्चा का सदर हूँ बेंगलुरु का।